स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज में कीटोजेनिक डाइट किस तरह से एक क्रांति ला सकता है? कैसे आने वाले समय में कई सारे डॉक्टर बहुत एक्टिवली रिकमेंड करेंगे कि पेशेंट्स को कीटोजेनिक डाइट लेनी चाहिए? इस विषय पर बहुत सारा शोध भी हो रहा है। इस वीडियो में इस बारे में थोड़ी आपसे बात करूंगा। स्किज़ोफ्रेनिया एक न्यूरोसाइकेट्रिक बीमारी है। मतलब सीधे शब्दों में कहें, एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग में आने वाले बदलाव जिम्मेदार होते हैं। इसमें एक व्यक्ति को आवाजें सुनाई दे सकती हैं जिन्हें हेलुसिनेशंस कहा जाता है। कई तरह के फॉल्स बिलीफ्स हो सकते हैं। गलत भ्रम मन में बैठा सकता है पेशेंट, जिसे डिल्यूजन कहते हैं। भावनाओं की कमी हो जाती है। दुनियादारी में इंटरेस्ट नहीं आता। विचारों में भी कमी आ जाती है और विचारों में कई बार कुछ लॉजिक दिखाई नहीं देता। इस तरह के कई सारे लक्षण स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स दिखाते हैं। सभी पेशेंट्स में सभी लक्षण नहीं होते। किसी पेशेंट में कोई 2-3 तरह के लक्षण होंगे, तो किसी पेशेंट में कोई दूसरे 2-3 तरह के लक्षण होंगे। अलग-अलग पेशेंट्स में अलग-अलग तरह के सिम्पटम्स पाए जाते हैं। दुनिया भर में 100 में से एक व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया होता है और अलग-अलग देशों का डेटा यही बताता है कि सब जगह एक ही जैसी पिक्चर देखने में आती है। मतलब 100 में से करीब-करीब एक व्यक्ति को स्किज़ोफ्रेनिया है। अगर इस हिसाब से हिंदुस्तान का अनुमान लगाएं तो 150 करोड़ की जनसंख्या में करीब 1.5 करोड़ लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया होगा। 1.5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। और क्योंकि जागरूकता की हमारे यहाँ पर कमी है, परिवार बनाने के मामले में या शादी ब्याह के मामले में काफ़ी लापरवाही बरती जाती है, तो हो सकता है कि ये संख्या थोड़ी ज़्यादा भी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क ज़्यादा होगा, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक जेनेटिक बीमारी भी होती है। करीब 70 से 80% मामलों में स्किज़ोफ्रेनिया जेनेटिक ही होती है। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज दवाओं से किया जाता है। अभी तक का जो सबसे अच्छा इलाज है उसमें दवाइयाँ ही काम आती हैं। पर ये दवाइयाँ पूरी तरह से बीमारी को क्योर नहीं करती। दवाइयों से स्किज़ोफ्रेनिया को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। पर बहुत से पेशेंट्स बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाते हैं इन दवाइयों की मदद से। इसीलिए दवाइयाँ लंबे समय तक लेते रहना पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है। पर स्किज़ोफ्रेनिया की ये जो दवाएँ हैं, ये काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स लाती हैं, जिन्हें मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स भी कहते हैं, जैसे कि वेट गेन हो जाना, हार्मोनल इश्यूज़ आ जाना, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और शुगर के लेवल में बदलाव आ जाना। साथ ही कुछ दवाइयों से हार्ट की बीमारी होने के रिस्क भी बने रहते हैं। हालांकि ये रिस्क थोड़े ड्यूरेशन में दवा ली जाए तब नहीं होते, लंबे समय तक दवा ली जाती है तभी ये बड़े रिस्क दिखाई देते हैं। तो क्योंकि इस बीमारी का पूरा इलाज नहीं है और इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाइयों के, इसलिए वैज्ञानिक लगे रहते हैं कि अच्छी से अच्छी दवाइयाँ ढूँढी जाएँ, जिनसे या तो सिम्पटम्स में एक बड़ा रिलीफ़ आ पाए या साइड इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सके। वैज्ञानिकों का ऐसा देखना है कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के ब्रेन में उन्हें पूरी तरह से एनर्जी नहीं मिल पाती, जिससे कि उनके ब्रेन के फंक्शंस नॉर्मली काम कर पाएँ। और इसका बड़ा कारण होता है कि ब्रेन के अंदर ग्लूकोज़ का जो मेटाबॉलिज़्म है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज़ सही मात्रा में उन्हें एनर्जी नहीं दे पाता। इसलिए अब वैज्ञानिकों का ऐसा देखना है कि कीटोजेनिक डाइट स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स को मदद दे सकती है। कीटोजेनिक डाइट एक ऐसी डाइट होती है जिसमें 70 से 80% फैट होता है, 10-15 या 20% तक इसके अंदर प्रोटीन होता है और 5-10% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। यह डाइट शरीर को कीटोन बॉडीज की फॉर्म में एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है। मतलब एक ऐसा वैकल्पिक स्रोत जिससे कि दिमाग को, शरीर को ऊर्जा मिलती है, जो कि ग्लूकोज का, शुगर का एक विकल्प होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डाइट कैसे काम करती है, क्या इसके साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल हैं और इसके फायदे नुकसान क्या हैं और फ्यूचर में इससे क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। पहले बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के दिमाग में मेटाबॉलिज्म की किस तरह की समस्याएं होती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के ब्रेन में ग्लूकोज और शुगर का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिस वजह से पर्याप्त मात्रा में दिमाग के कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिल पाती। और जब ये ऊर्जा की कमी होती है तो इस वजह से ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब सूजन हो जाती है कोशिकाओं में। वहां न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होता है, मतलब केमिकल इम्बैलेंस होता है। और दिमाग में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, एक ऐसा स्ट्रेस जो कि दिमाग की क्षमता पर असर डालता है, जिसे कहते हैं कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट आती है। थिंकिंग, मेमोरी, दूसरे कई सारे जो हमारे कॉग्निटिव जो मेंटल प्रोसेस हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते। साथ ही इमोशनल फंक्शनिंग पर भी असर पड़ता है, क्योंकि दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और तनाव भर जाता है। और इसका एक बड़ा कारण होता है कि दिमाग को पूरी तरह से ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। कीटोजेनिक डाइट में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है और फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो लिवर में जब ये खाना जाता है, जो डाइट का जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो जाते हैं,
तो लिवर उनको ब्रेक डाउन करके कीटोन बॉडीज बनाता है। फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर कीटोन बॉडीज के रूप में छोटे मॉलिक्यूल्स बनाता है लिवर, जैसे बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट। ये कीटोन बॉडीज लिवर से होकर खून के रास्ते दिमाग तक पहुंचते हैं और वहां ये ऊर्जा देते हैं, और दिमाग को मिलने वाली ऊर्जा का 70% हिस्सा ये कीटोन बॉडीज दे सकते हैं, जिससे दिमाग को ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत ही एनर्जी हमारे दिमाग को शुगर या ग्लूकोज से लेने की जरूरत पड़ेगी। और यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको जाननी चाहिए कि एपिलेप्सी के मामले में जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वहां इस डाइट को बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है और डॉक्टर्स इसे इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर ये जो कीटोन बॉडीज हैं जो एनर्जी देती हैं, ये मिर्गी के दौरों में कमी लाती हैं। इस पर बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और इसको डॉक्टर्स अपने प्रैक्टिस में एडवाइस भी करते हैं। जो एपिलेप्सी के मामले में हो चुका है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अब वो स्किज़ोफ्रेनिया के मामले में भी हो सकता है, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया के ब्रेन में भी अगर हम एनर्जी का सोर्स ही बदल दें तो पेशेंट्स के बहुत सारे लक्षण कम हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ब्रीफ में कीटोजेनिक डाइट की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि कैसे अलग अलग समय पर वैज्ञानिक इस तरह की डाइट में काफी इंटरेस्टेड रहे हैं। करीब 100 साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा था कि भूखे रहने से, फास्टिंग करने से मेंटल डिसऑर्डर के लक्षणों में कमी आती है, खासकर कि कुछ इंप्रूवमेंट स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों में भी आती है, क्योंकि भूखा रहने से शरीर जब अपने फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है, जो भी हमारे बॉडी में डिपॉजिटेड फैट है उसको तोड़ता है हमारा लीवर, तो इससे कीटोन बॉडीज बनती हैं जो कि हमें एनर्जी देने का काम करती हैं और उससे मेंटल सिम्टम्स में कमी आती है। ऐसा शोध 100 साल पहले भी हो चुका था। फिर हाल ही के कुछ दशकों में चूहों पर रिसर्च हुआ है। वैज्ञानिकों ने देखा कि चूहों को जब कीटोजेनिक डाइट दी गई तो उनके फियर्स, एंजाइटीज कम हो गए, उनकी अटेंशन पावर बढ़ गई, चूहों के दिमाग में इन्फ्लेमेशन में कमी आई, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उनका कम हुआ, चूहे ज्यादा शांत स्वभाव के दिखने लगे, चूहों की लर्निंग पावर बढ़ गई और चूहों की मेमोरी में भी इंप्रूवमेंट आई। तो ये जो कीटोन के जो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, इसमें कीटोन बॉडीज और इससे मिलने वाली जो एनर्जी है वो ब्रेन के अंदर रिपेयरिंग का काम करते हैं, न्यूरॉन्स के अंदर जो डैमेज है उसको ठीक करते हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स में बैलेंस ला रहे हैं, इन्फ्लेमेशन कम कर रहे हैं, और इस तरह के कई सारे फायदे हमारे मस्तिष्क को पहुंचाती है कीटोन वाली डाइट। अब बात करूंगा कि इंसानों पर, ह्यूमंस पर किस तरह का शोध हुआ है और उनसे वैज्ञानिकों ने क्या ढूंढा है। ह्यूमन बींग्स पर अभी तक कुछ केस स्टडीज ही पब्लिश हुई हैं और छोटे मोटे कुछ पायलट ट्रायल्स हुए हैं। कुछ पेशेंट्स को लेकर वैज्ञानिकों ने स्टडी किया है, ज्यादा कोई बड़ा लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल आज तक अभी तक नहीं किया गया है। 1965 में एक पायलट स्टडी हुई जिसमें 10 महिलाओं पर जिन्हें क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया था, जिनकी उम्र 19 से 63 साल थी, उनको 2 हफ्ते के लिए कीटोजेनिक डाइट दी गई और वैज्ञानिकों ने पाया कि उनके सिम्टम्स में बहुत बड़ी कमी देखी गई इस 2 हफ्ते की कीटोजेनिक डाइट की मदद से। पर फिर 2 हफ्ते बाद इन्होंने ये डाइट डिसकंटिन्यू कर दी, क्योंकि वो रिसर्च में इतना ही वैज्ञानिक देखना चाहते थे। और फिर डाइट को छोड़ने के 1 हफ्ते के बाद जब इनको दोबारा से एसेस किया गया, जांच की गई इनके सिम्टम्स की, तो पाया गया कि इन 10 में से 7 महिलाओं के लक्षण काफी बढ़ गए थे, क्योंकि इस 1 हफ्ते के दौरान इन्होंने फिर से कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट लेनी शुरू कर दी थी। 2017 में एक केस स्टडी पब्लिश हुई जिसमें एक 31 वर्ष की महिला, जिसको हेलुसिनेशंस की प्रॉब्लम थी और कई दूसरे स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स थे, वो 12 हफ्ते तक कीटो डाइट पर रहीं और 12 हफ्ते के बाद उनकी हेलुसिनेशंस पूरी तरह से चली गईं। उनके अंदर जो कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी इंप्रूव हुई और इनके अंदर फियर्स काफी कम हो गए और इस पेशेंट ने बहुत अच्छी फंक्शनल रिकवरी दिखाई, मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में ये काफी एक्टिव हो गई इस 12 हफ्ते की कीटो डाइट की मदद से। 2021 में एक पायलट स्टडी हुई और ये अब तक की सबसे अच्छी स्टडीज में से एक है, जिसमें 10 पेशेंट्स पर एक छोटी सी स्टडी की गई थी। इनमें से करीब आधे लोगों ने तो अच्छे से डाइट प्लान को फॉलो किया, क्योंकि डॉक्टरों ने इनको कीटो डाइट का प्लान दिया था और ये प्लान फॉलो करना थोड़ा मुश्किल था बहुत से पेशेंट्स के लिए, तो इसलिए 50-60% लोग ही इसे ठीक से फॉलो कर पाए। जब ये स्टडी पूरी हुई तो वैज्ञानिकों ने पाया पेशेंट्स के 32% लक्षण कम हो गए, इनके शुगर के लेवल्स काफी कंट्रोल में आ गए और इनके वजन में 12% की कमी देखी गई। 2023 में 24 पेशेंट्स पर एक रैंडम कंट्रोल ट्रायल किया गया। कीटो डाइट वाले जो ग्रुप था उसमें लक्षणों में ज्यादा कमी देखी गई दूसरे ग्रुप के मुकाबले। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि कैसे ये डाइट हमारे दिमाग में काम करती है। 5 पॉइंट्स आपसे यहां डिस्कस करूंगा। पहला है कि ये कीटो डाइट दिमाग को ऊर्जा देती है, इस बारे में वीडियो में पहले भी मैंने बात की है।
जैसा कि मैंने बताया कि दिमाग में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में, कीटोन बॉडीज ज़्यादा अच्छे से मेटाबोलाइज होती हैं, इसीलिए इनसे ज़्यादा अच्छी एनर्जी मिलती है और इससे दिमाग की हेल्थ इंप्रूव होती है। दूसरा तरीका है जिससे कीटोन डाइट हेल्प करती है और वो ये है कि ये केमिकल बैलेंस लाती है। कीटोजेनिक डाइट से ब्रेन के अंदर गाबा के लेवल्स बढ़ जाते हैं। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी फुल फॉर्म है गामा एमिनोबुटेरिक एसिड। इसके लेवल्स बढ़ने से पेशेंट के अंदर कामनेस और रिलैक्सेशन का एक्सपीरियंस बढ़ता है, पेशेंट की काम करने में क्षमता में इंप्रूवमेंट आती है और पेशेंट अपने माइंड में नेगेटिविटी को ज़्यादा अच्छे से रोक पाते हैं। साथ ही कीटोजेनिक डाइट से दिमाग के अंदर ग्लूटामेट न्यूरोट्रांसमीटर में भी कमी आती है। ग्लूटामेट हमारे दिमाग में उत्तेजना को बढ़ाता है, जरूरत से ज्यादा हमारे दिमाग को अलर्ट रखता है। तो जब ग्लूटामेट के लेवल कम होंगे तो अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, शांति आएगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी और इससे सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आती है। खास करके इससे हेलुसिनेशंस को, फियर को कम करने में मदद मिलती है। फिर तीसरा एक इम्पैक्ट पड़ता है कीटो डाइट का कि यह दिमाग के अंदर इन्फ्लेमेशन और टॉक्सिसिटी को कम करती है। कीटो डाइट दिमाग के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ा देते हैं जिससे कि स्ट्रेस भी कम होता है और इन्फ्लेमेशन में कमी आती है, जिससे कि न्यूरॉन सही से फंक्शन कर पाते हैं, उनके आपस का कम्युनिकेशन अच्छे से होता है और ब्रेन की एबिलिटीज इंप्रूव हो जाती हैं। फिर चौथा फायदा है कि ये गट ब्रेन एक्सिस से, जो कि हमारे दिमाग से न्यूरॉन पेट तक जाते हैं, ये जो हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, पेट में पाए जाने वाली जो नर्व फाइबर्स हैं, उसके रास्ते भी ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करती है। कीटो डाइट की मदद से हमारे गट बैक्टीरिया के इम्बैलेंस में भी इंप्रूवमेंट आती है, जिससे कि ये जो हेल्दी गट बैक्टीरिया है, मतलब जो स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करने का काम कर सकते हैं, उस तरह के बैक्टीरिया बढ़ते हैं जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण कम होते हैं। तो गट बैक्टीरिया हो या हमारे पेट के रास्ते जो भी न्यूरोनल दूसरे चेंज आने हैं, उन सभी में मदद देती है कीटोजेनिक डाइट। फिर पांचवा फायदा है कि ये हमारे ब्रेन के अंदर जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज करती है। हमारे ब्रेन के अंदर जो अच्छे जीन्स हैं जो कि सिम्टम को इंप्रूव करेंगे, वो जीन्स ठीक से काम नहीं कर रहे होते स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में। तो कीटोजेनिक डाइट उन जीन्स की एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है जो कि पेशेंट्स के अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो देखने से तो लगता है कि कीटोजेनिक डाइट तो एक वरदान है, एक संजीवनी का काम करेगा स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स के लिए। पेशेंट्स को तो पूरी तरह से अपना डाइट चेंज कर देना चाहिए, कीटोजेनिक डाइट पर आ जाना चाहिए। पर ये जितने भी अभी तक शोध हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, जिसके बेसिस पर डॉक्टर्स अपनी कोई रिकमेंडेशन देते हैं, इन रिसर्चेस की कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। और शुरुआत में जब कुछ केस स्टडीज से बड़े सारे प्रोमिसेस आते हैं, जरूरी नहीं कि वो लंबे समय में जब बड़े बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएं तो वो वादे सही साबित ही हो या वो सही तरह से टिके रहें। काफी कुछ बदलाव आ जाता है रिसर्च फाइंडिंग्स में जब लार्ज स्केल स्टडीज की जाती हैं, खासकर कि जब रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स किए जाते हैं। तो पहला इशू तो ये है कि अभी तक की जितनी भी स्टडीज हैं वो केस स्टडीज हैं। केस स्टडीज के बेसिस पर कुछ जनरलाइजेशन नहीं लाई जा सकती। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कीटोजेनिक डाइट ली भी होगी, दुनिया भर में ऐसे लोग हैं, आपको इंटरनेट पर जाकर ऐसे लोगों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, शायद उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस भी बना रखी होंगी, आपको आसपास कोई देखने को मिल जाएगा। तो लगता है कि एक कन्विंसिंग हमारे पास डेटा आ गया, कुछ ऐसा एविडेंस आ गया जिसके बेसिस पर सभी पेशेंट्स को ये कीटोजेनिक डाइट लेनी चाहिए और सभी को इससे इंप्रूवमेंट आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। एनेक्डोटल डेटा के बेसिस पर, जो हमारे आसपास सुनी सुनाई बातें हैं, उसके बेसिस पर डॉक्टर्स कभी रिकमेंडेशन नहीं देते। साइंटिफिक कम्युनिटी को, डॉक्टरों को जरूरी होता है कि वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के बेसिस पर ही कोई डिसीजन लेते हैं। और ये जो पायलट स्टडीज हैं ये प्रोमिसेस जरूर देती हैं, एटलीस्ट ये केस स्टडीज से तो बेटर तरीका है कीटो डाइट के फायदे देखने का। पर छोटी स्टडीज होने की वजह से भी बहुत ज्यादा उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार जब 10-15 पेशेंट्स पर की गई स्टडी को लार्ज स्केल पर, मतलब 100, 200, 500 पेशेंट्स पर जब देखने की कोशिश करते हैं डॉक्टर, तो सेम रिजल्ट्स कई बार नहीं अचीव हो पाते। इस वजह से 10 पेशेंट्स पर, 20 पेशेंट्स पर बहुत अच्छी फाइंडिंग्स आई, जरूरी नहीं कि 1000 पेशेंट्स पर भी सेम रिजल्ट्स आए। इसीलिए डॉक्टर्स थोड़े स्केप्टिकल रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं कि अच्छा स्टडी तो हो गई, प्रोमिसेस तो हैं, बड़े बड़े दावे हैं, पर हम इसे अभी भी पेशेंट को रिकमेंड नहीं करेंगे। तो ये जितने भी स्टडीज हैं ये उतनी रिलायबल नहीं है जिसके बेसिस पर कीटो डाइट को रिकमेंड किया जा सके। साथ ही ये नहीं पता कि लंबे समय तक इस तरह की डाइट का क्या फायदा बना रहता है। क्या 12 हफ्ते या 8 हफ्ते तक डाइट लेने के बाद अगर पेशेंट ये डाइट लेना छोड़ दे तो क्या 1 साल तक, 2 साल तक ये फायदे बने रहेंगे? जैसा कि मैंने बताया कि वो जो 10 महिलाओं पर जो रिसर्च हुई थी, उन्होंने 2 हफ्ते तक सिर्फ फैट वाली डाइट ली, कीटो डाइट ली, उसके बाद दोबारा से कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेने लगी। 7 जो थी पेशेंट, 10 में से उनके लक्षण फिर से पहले जैसे हो गए या एटलीस्ट बढ़ गए, पहले जैसे ना भी हुए हो। तो देखा जाए तो हफ्ते 2 हफ्ते में पेशेंट्स के सिम्टम्स रिटर्न कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम दवाइयों के साथ भी आती है।
दवाइयों के साथ भी पेशेंट्स अगर 6 महीना दवा ले रहा है, सिम्टम्स कंट्रोल में है, दवाइयां छोड़ी, महीने भर के अंदर रिलैप्स हो जाता है। तो इस हिसाब से तो डाइट ली जाए या दवाइयां ली जाए, एक ही बराबर रिजल्ट ला रही हैं। हाँ, ये जरूर फायदा है कि कीटो डाइट के साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे, या बहुत कम साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, या ये कहें कि वो वाले साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे जो दवाओं से आते हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अभी तक डॉक्टरों के पास अवेलेबल नहीं है। और जो स्टडीज की जाती हैं उनमें 12 हफ्ते 16 हफ्ते तक पहले तो स्टडी की गई, फिर डॉक्टर्स ने फॉलोअप किया, 6 महीना 1 साल तक पेशेंट्स का फॉलोअप किया, ये देखने के लिए कि कितने पेशेंट्स इनमें से ऐसे हैं जिनमें वो चेंजेस बने रहते हैं। अगर 6 महीने बाद भी ज्यादातर पेशेंट्स के अंदर वो बदलाव बने रहते हैं तो भी इस डाइट को बहुत से पेशेंट्स को रिकमेंड किया जा सकता है, पर ऐसी स्टडीज अभी तक नहीं हुई हैं। एक और समस्या ये आती है कि अगर 100 पेशेंट्स को ये डाइट दी जा रही है तो ज्यादातर पेशेंट्स इसे फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेशेंट्स के अंदर शुगर की, मीठा खाने की, मनपसंद चीजें खाने की क्रेविंग बहुत स्ट्रांग होती है। इसलिए कीटो डाइट जैसा जो डिसिप्लिन है वो पेशेंट्स फॉलो नहीं कर पाते। ये जो कीटो डाइट होती है ये एक्चुअल में एक नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है, कार्निवोरस डाइट होती है। पेशेंट्स को मांस मच्छी खाने के लिए बोला जाएगा, और अगर पेशेंट वेजिटेरियन है तो वो इस डाइट को अच्छे से नहीं ले पाएंगे। और जो टैबलेट या सप्लीमेंट की फॉर्म में जो फिश ऑयल या कॉड लिवर ऑयल के जो दवाएं दी जाती हैं वो भी कई बार हो सकता है उतना अच्छा असर ना लाए जो कि शायद मांस मच्छी खाने से आए। तो ये भी एक वजह है कि बहुत से पेशेंट इसे फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। गरीब लोगों को ये इलाज देना मुश्किल है, क्योंकि ये जो कैप्सूल होते हैं फिश ऑयल वाले ये काफी महंगे होते हैं, गरीब लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में 150 से 300 रुपए तक का इसका एक पत्ता आता है, और गरीब लोगों के लिए इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाना, और वो भी कई महीनों या सालों तक, बहुत मुश्किल होगा। और कई सप्लीमेंट्स के जो प्राइस हैं वो तो 500 या 700 तक का भी जाता है। एक पत्ता 10 या 15 दवाओं का 400-500 रुपए में मिल रहा है। तो ऐसे में मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग ही इस इलाज को अफोर्ड कर पाएंगे, इसलिए भी इसको एक्टिव रिकमेंडेशन में नहीं डाला जा सकता। फिर इसमें एक और समस्या आती है कि ज्यादातर पेशेंट्स को जब ये कीटो डाइट दी जाएगी तो दवाओं के साथ दी जाएगी, दवाओं का ऑल्टरनेटिव नहीं है ये। थोड़े से ही पेशेंट होंगे जिनमें ये ऑल्टरनेटिव का काम करेगी, मतलब दवाइयां छुड़वा के पेशेंट को कीटो डाइट पर डाल दिया जाए। ज्यादातर पेशेंट्स को जबकि दवाओं के साथ ये डाइट दी जाएगी, तो ऐसे में दवाओं के साथ ये डाइट कैसे इंटरेक्ट करती है, क्या कुछ साइड इफेक्ट्स बढ़ा देती है या साइड इफेक्ट्स को कम ही करती है, इस बारे में भी अभी पूरी जानकारी नहीं है डॉक्टरों को। इसीलिए भी डॉक्टर्स अभी खुलकर इसे रिकमेंड नहीं करते। इस तरह की डाइट लेने में किस तरह की सावधानियां जरूरी हैं, जैसा कि बताया, इसके लिए काफी नाप तोलकर पेशेंट को अपने डाइट में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। 70-80% फैट, 15-20% प्रोटीन, 5 या 10% कार्बोहाइड्रेट, हमेशा उसको तोल तोल कर खाना पड़ेगा। बड़ा सावधानी के साथ फूड प्रोडक्ट्स चूज करने पड़ेंगे। दूसरा इशू आता है कि इसको डॉक्टरों की सुपरविजन में ही लिया जा सकता है। रेगुलर ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके टेस्ट करने पड़ेंगे। हार्मोनल चेंज क्या आ रहे हैं या कई दूसरे लिवर या किडनी पर क्या असर पड़ रहे हैं, इसके बारे में भी हो सकता है डॉक्टर्स रेगुलर टेस्ट कराने को कहें। तो हो सकता है कि किसी पेशेंट के बॉडी पर ये डाइट जो है ये नेगेटिव इफेक्ट ला रही हो, तो डॉक्टर्स को ये डाइट छुड़वानी पड़ेगी। पेशेंट्स हो सकता है कि यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ली या इंटरनेट पर जाकर कुछ पढ़ लिया या कोई 2-4 लोगों के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस सुन लिए, तो लगा कि अरे दवाइयां छोड़ो, कीटो डाइट लो, और इस चक्कर में पेशेंट कई महीनों तक ये कीटो डाइट लेता रहा और उसके बॉडी और ब्रेन पर बुरे असर आ गए, क्योंकि वो डॉक्टर के सुपरविजन में ले नहीं रहा। तो ऐसे में पेशेंट को नुकसान हो सकता है। जिस दवा से वो दूर भागने की कोशिश कर रहा है, ये कीटो डाइट भी उसका नुकसान कर सकती है। जो चीज पेशेंट इतने महीनों सालों से खा रहा था, जब उसमें एक बड़ा बदलाव आएगा तो बॉडी कुछ ना कुछ नेगेटिवली तो रिएक्ट करेगी। साथ ही कीटो डाइट का अपना एक अलग ही मेटाबॉलिज्म है। आमतौर पर लोग कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं ऐसा देखने में नहीं आता, तो लोगों के एक्सपीरियंसेस भी इसमें नहीं देखने में आएंगे। पेशेंट अपने हिसाब से कर रहा होगा जो भी करेगा, तो इसलिए इसके नुकसान हो सकते हैं, जिस वजह से डॉक्टर के सुपरविजन में ही ये डाइट ली जा सकती है। ये आज के हिसाब से बता रहा हूं, फ्यूचर में अगर कोई डाइट को रिकमेंड करेंगे डॉक्टर तो उसकी हो सकता है कोई गाइडलाइंस आ जाए। इसलिए इस डाइट को अभी खुद लेना काफी रिस्की होगा कई पेशेंट्स के लिए। कीटो डाइट शुरू करने के शुरुआत के 1 या 2 हफ्ते में पेशेंट्स को कुछ साइड इफेक्ट्स एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जैसे फैटीग होगा, थकान होगी, सरदर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इनसे भी पेशेंट को थोड़ा डील करना होगा। फिर मरीज को भूख कम लगेगी, कई पेशेंट्स उतना टॉलरेट नहीं कर पाएंगे इस तरह की रूटीन को। फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। पेरेंट्स कह रहे हैं दवा लेनी है, पेशेंट कह रहा है मुझे कीटोजेनिक डाइट फॉलो करनी है, घर में काफी कलेश होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे।
तो पेशेंट जो है वो गलत डिसीजन लेगा। स्किज़ोफ्रेनिया है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है या नेगेटिव सिम्टम्स हैं, ऐसे में पेशेंट्स काफ़ी गलतियां कर सकते हैं डाइट का चुनाव करने में। तो इसलिए फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इस तरह की डाइट के असर देखने में समय लगेगा। ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट पर मान लीजिए 1 महीने में असर आ जाए, कई पेशेंट्स पर शायद हो सकता है 3 महीने में असर आए, तो इसके लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए। तो ये रही पूरी जानकारी कीटोजेनिक डाइट और स्किज़ोफ्रेनिया के कनेक्शन के बारे में कि कीटोजेनिक डाइट किस तरह से फ़ायदा दे सकती है और क्यों अभी इसे डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते और इसमें क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है और फ्यूचर में क्यों ये एक प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट साबित हो तो सकता है, पर अभी केवल इस पर कुछ बड़े बड़े दावे ही हो पाए हैं और अभी इस पर पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये कितनी अच्छी, कितनी फायदेमंद साबित होगी। जो भी छोटे लेवल की स्मॉल स्केल स्टडीज हुई हैं उनमें 30-40% का फायदा तो देखा गया है पेशेंट्स की कंडीशन में। मतलब ओवरऑल अगर देखें, कुछ पेशेंट्स पूरे ठीक हो गए, कुछ पेशेंट्स में थोड़ा फर्क आया। एवरेज लेवल पर 30-40% की कमी आ जाती है पेशेंट्स के लक्षणों में। तो रिजल्ट्स तो अच्छे हैं और ये कोई छोटी मोटी इंप्रूवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। इसीलिए इस डाइट पर रिसर्च होना जरूरी है और एक्चुअल में बहुत सारा रिसर्च हो भी रहा है। 2019-20 तक इसमें कुछ ही केस स्टडीज पब्लिश हुई थी, पर मैं देख रहा हूं कि पिछले 1 से 2 साल के अंदर इस टॉपिक पर बहुत सारा रिसर्च पब्लिश हुआ है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने आइडियाज, अपने व्यूज को पब्लिश कराया है रिसर्च जर्नल्स में और काफी अलग अलग तरह से इस पूरे आइडिया को, मतलब डाइट को और इसके जो स्किज़ोफ्रेनिया से कनेक्शन है, इसको स्टडी किया जा रहा है। हालांकि इस तरह की 1-2 रिसर्च ग्रुप्स ही हैं जो कि इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, पर अगर कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ गए बड़े क्लिनिकल ट्रायल्स में तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ दूसरे रिसर्च ग्रुप्स भी, अलग अलग देशों के वैज्ञानिक भी इस तरह के डाइट में इंटरेस्ट लेने लगे और तब इसके बारे में ज्यादा अच्छे से कुछ कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि किन पेशेंट्स को देना है और कितना फायदा ये पेशेंट्स को देगा। घर पर इसे खुद ही आजमाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की सुपरविजन जरूरी है। ज्यादातर डॉक्टर्स आपको इसमें सपोर्ट नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा बहुत ही अगर मदद मिल जाए, थोड़ा बहुत पेशेंट्स ट्राई कर लें अगर डॉक्टरों की सुपरविजन से, तो बहुत अच्छा है। ज्यादा इसमें ऑब्सेस होने की या इसमें उलझने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे पेशेंट्स को नुकसान होगा। किसी तरह की डाइट को रिकमेंड करना ये आमतौर पर साइकेट्रिस्ट नहीं करते अपनी डेली प्रैक्टिस में। इसलिए बहुत से साइकेट्रिस्ट ट्रेंड भी नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है कि किस पेशेंट को किस तरह की डाइट सजेस्ट करनी है। यही एक वजह है कि साइकेट्री के मामले में, मतलब ये जितने भी बीमारियां हैं स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर जैसी, इसमें दवाइयां दी जाती हैं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर बात की जाती है, फैमिली और इंडिविजुअल काउंसलिंग पर जोर दिया जाता है, पर डाइट के मामले में बहुत ज्यादा जोर डॉक्टर्स नहीं देते क्योंकि इस पर ना के बराबर शोध अवेलेबल है। तो कीटोजेनिक डाइट को कैसे, किसको कितना देना है, इस बारे में ज्यादातर डॉक्टर्स एक्सपीरियंस ही नहीं रखते। डॉक्टरों को डाइट के बारे में पता है, पर पेशेंट पॉपुलेशन, मतलब उनके जो पेशेंट्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, डिप्रेशन के, ओसीडी के, इनको क्या सजेस्ट करना है डॉक्टर्स नहीं जानते, इसलिए डॉक्टर्स डाइट रिकमेंडेशन से बचते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज ले रहे हैं जो कि किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, मतलब कोई रिसर्च करते हैं, वो किसी टीम के साथ डाइट या किसी बीमारी पर, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी पर काम कर रहे हैं, या डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिलकर अगर आप कोई प्लान बनाएं जिसमें डॉक्टर की भी रजामंदी हो, मतलब साइकेट्रिस्ट की भी थोड़ी एग्रीमेंट हो, तब शायद पॉसिबल है कि इस तरह के डाइट प्लान के साथ पेशेंट्स थोड़ा आगे बढ़कर अपने इलाज को एक नई दिशा दे सकते हैं और अगर कीटोजेनिक डाइट के फायदे आ सकते हैं तो उन फायदों का लाभ ले सकते हैं। क्योंकि एक बात तो पक्का है कि बहुत से पेशेंट्स को इससे बड़ा फायदा हो सकता है, जो कि दवाइयों से, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी से, आरटीएमएस से, इन सब से भी पॉसिबल नहीं है शायद। तो ये रही पूरी जानकारी ब्रीफ में। ब्रीफ इसलिए कहूंगा क्योंकि अभी मैंने बहुत थोड़ी चीजें डिस्कस की हैं। आगे आने वाले टाइम में इस पर थोड़ी सी और डिटेल डिस्कशन करूंगा, थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा कीटोजेनिक डाइट और स्किज़ोफ्रेनिया के कनेक्शन को, ताकि और ढंग से आप एजुकेट हो जाएं, समझ जाएं कि क्या करना है क्या नहीं। जब तक ठीक से इन इश्यूज को समझेंगे नहीं तब तक सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसीलिए डिटेल में चर्चा होना जरूरी होता है। इधर उधर के चक्रों में पढ़ के, कि गूगल पे पढ़ लिया, कहीं किसी वीडियो में देख लिया या किसी ने सजेस्ट कर दिया, इन चक्रों में पढ़कर आपको डिसीजंस नहीं लेने। इसीलिए सही जानकारी लेंगे, सही रास्ता चुनेंगे, तभी अपना फायदा कर पाएंगे। सोशल मीडिया के हो हल्ले में उलझकर अपना ही नुकसान करेंगे, किसी इन्फ्लुएंसर की बातों में आ जाएंगे तो खतरा मोल ले लेंगे। इसलिए बेटर है सही निर्णय लें, सही जानकारी लें और सही जागरूकता के साथ आगे बढ़ें। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।